हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बी एंड बी स्टडी पॉइंट में। एसएससी एमटीएस 2021 भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एमटीएस का, वो जारी हो चुका है। फॉर्म कब से भरने स्टार्ट होंगे, क्या सिलेबस होगा, एज लिमिट क्या होगी, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, इस तरह की सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। और फाइनली जो आपका इंतजार है वो खत्म हो चुका है। आपके लिए खुशखबरी आई है कि एसएससी के द्वारा जो एमटीएस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर बताया था कि 5 तारीख को आपका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे और क्या आपकी लास्ट डेट रहेगी, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बी एंड बी स्टडी पॉइंट पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह की जो एसएससी, रेलवे और बैंक से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो चलो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियल साइट पे। तो फ्रेंड, ये एसएससी की ऑफिशियल साइट पे पहुंच चुके हैं। आपको अगर ऑफिशियल साइट पे जाना है तो गूगल टैब के अंदर www.ssc.nic.in टाइप करके उसके बाद में सर्च कर लेना है आपको। आप डायरेक्ट एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में इस तरह का फ्रंट फेस आपके पास ओपन होगा, जिसके अंदर सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज के अंदर 5 फरवरी 2021 का जो न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसके अंदर नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 का ये नोटिफिकेशन है। इसके अंदर क्या आया है वो मैं आपको अभी डाउनलोड करने के बाद में बता दूंगा। तो चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये अपने पास डाउनलोड होगा। मैंने डाउनलोड पहले से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। तो यहां देख सकते हो एसएससी का लोगो है। उसके बाद में जैसे नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे नोटिस आया हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी डेट्स क्या हैं। जो फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन होगा उसकी डेट्स क्या है, तो वो है 5/2021 से 21/3/2021, यानी 5 आज की डेट से आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में 21 मार्च तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में बात दी कि वे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी वही लास्ट डेट की बात कर रहे हैं कि फॉर्म कब तक आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी इसकी रिसिप्ट कब तक आप जनरेट कर सकते हो, तो वो 21/3/2021 यानी 21 मार्च तक। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो आपका ऑनलाइन फी पेमेंट है वो कब तक होगा। वो 23 मार्च तक आप फी पेमेंट कर सकते हो, यानी 21 को आपकी लास्ट डेट होगी। उसके बाद में 2 दिन तक आप अपनी फी ऑनलाइन फी सबमिशन कर सकते हो। उसके बाद अगर ऑफलाइन फी पे करना चाहते हो तो उसके लिए लास्ट डेट है वो है 25/3, यानी ऑनलाइन के 2 दिन बाद तक आप ऑनलाइन चालान जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में आप उस चालान को जमा कब तक करवा सकते हो, वो 29/3 यानी 29 मार्च तक आप उस चालान को जमा करवा सकते हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो आपकी सीबीटी 1 होगी। इसके अंदर आगे मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस, किस प्रोसेस से आपको जाना होगा, सिलेक्शन किस प्रोसेस से होगा। तो इसके अंदर जो शेड्यूल किया हुआ है सीबीटी 1 के लिए जो आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी वो होगी 1/7/2021 से 20/7/2021, यानी 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में आपकी एग्जाम चलेंगी, जो एसएससी एमटीएस की बहुत सारी शिफ्टों में होंगी। यानी एक दिन के अंदर 2 या 3 शिफ्ट करवाएंगे और 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपकी 10 से 12 दिन के अंदर ये 2-2 3-3 शिफ्ट कंप्लीट करवा के आपकी एग्जाम करवाएंगे। उसके बाद में सेकेंड जो इसके अंदर फेज होता है टायर 2 एग्जामिनेशन, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो होगा 21/11/2021, यानी 21 नवंबर को आपका वो सेकेंड पेपर डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या आता है और जो आपका सीबीटी 1 होता है उसके अंदर क्या आता है। तो अब नीचे चलते हैं। अभी इसके अंदर वैकेंसीज का नहीं बताया गया, लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं अप्रोक्स 10,000 के अकॉर्डिंग वैकेंसी आती हैं। ये हर बार 9 से 10,000 के यानी बीच में आप वैकेंसीज को मान सकते हो, यानी 9K से 10K के बीच में आपके 100% वैकेंसी होंगी। लास्ट ईयर भी 9.5 के समथिंग वैकेंसी है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं, जो आपकी
इसके अंदर नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसके अंदर इंडिया, भूटान और जो नेपाल है उसके कैंडिडेट भर सकते हैं। उसके बाद में जो भी रिफ्यूजी वगैरह हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं, वो भर सकते हैं। जो इंडिया ओरिजिन है, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब जो नेशनलिटी के जो सिटीजनशिप है जिनके पास, वो इसको भर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो इसके अंदर दो कैटेगरी के अंदर एज लिमिट होती है। पहली कैटेगरी है 18 से 25 ईयर्स और दूसरी जो कैटेगरी है वो है 18 से 27 साल। यानी पहली 18 से 25 और दूसरी 18 से 27, दो कैटेगरी के अंदर इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी एज है वो होनी चाहिए 1/1/2021 तक 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कब तक? 1/1/2021 तक। उसके बाद में इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो वो SC और ST के लिए दिया गया 5 साल के लिए। उसके बाद OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद PWD अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 10 साल का। जो PWD OBC कैटेगरी है उनके लिए 13 साल का और PWD SC ST है उनके लिए 15 साल का। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन के अंदर 3 साल आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो एक्स सर्विसमैन है उनके 3 साल की रिटायरमेंट होनी चाहिए जो अपनी सर्विस है उससे। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो आपके डिफेंस पर्सन हैं उनके बारे में। जो आपके डिफेंस पर्सन हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। तो उनके लिए जो आपकी डेट है उसके अंदर भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद में जो डिफेंस पर्सनल हैं, जो डिफेंस के अंदर कर्मचारी हैं उनके लिए 8 साल का, जो आपको SC ST वाले हैं उनको रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन। उसके बाद में बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 10 यानी 40 साल तक। उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में SC ST ऊपर वाले की बात करते हैं तो ये अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए है। और जो SC ST के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उसके लिए 45 साल तक एज इसके अंदर मांगी गई है। उसके बाद में जितने भी विडोज हैं, डिवोर्स वुमेन हैं, इनको सभी को 35 साल उम्र होनी चाहिए जो कि जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद में जो SC ST कैटेगरी से आती हैं उनकी एज 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे मैंने एज रिलेटेड इसके अंदर जो रिलैक्सेशन वगैरह है वो बता दिया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अंदर कि जो आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपके पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन फॉर्मेट नहीं है तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जो एज रिलैक्सेशन है वो नहीं ले पाओगे, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर माने जाओगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे जो आपको किस तरह से अप्लाई करना है फॉर्म को। तो फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस इसके अंदर है, वो पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का फॉर्म इसके अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी फोटोग्राफ है वो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यानी आपकी 20 से 50 KB के बीच में आपकी फोटोग्राफ और जो आप अपलोड करोगे इसके अंदर जो आप स्कैनर करके, उसके बाद में अपन बात करते हैं जो आपकी लास्ट डेट की मैंने इसमें बात कर ली है सबमिशन की, वो 21 तारीख है। सेकेंड बात करते हैं अपन इसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो कितनी लगेगी। तो ओनली 100 रुपये इसके अंदर एप्लीकेशन फीस लगेगी। वो किसके लिए लगेगी? जो आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी है OBC कैटेगरी उनके लिए। उसके बाद में जो बात कर लेते हैं वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, यानी SC और ST कैटेगरीज हैं उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, उनको फीस में छूट प्रदान की गई है। सिर्फ जनरल कैटेगरी के और जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फीस इसके अंदर लगेगी। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर कि जो आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, आप सेंटर कहाँ कहाँ दे सकते हो अपने एग्जामिनेशन के, तो वो आप अपने रीजन के वाइज इसमें सेंटर देख सकते हो। पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है इसके अंदर। जैसे सेंटर रीजन के लिए, CR रीजन के लिए जो आपके सेंटर हैं वो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फर, पटना,
पूर्णिया, आगरा और बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इसी तरह से आप सारा का सारा इसके अंदर पूरी लिस्ट दी हुई है। पीडीएफ को आप मैं यहाँ पे कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पे जाके भी आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने इसके अंदर शुरू में पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है। तो ये सब सेंटर की रिगार्डिंग बात हो गई। अब अपन नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे कि जो आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी सिलेक्शन पैटर्न किस तरह से होगा। तो इसके अंदर पहले आपका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो जो पेपर फर्स्ट होगा उसका पैटर्न किस प्रकार से होगा, जो CBT 1 है उसका पैटर्न होगा, उसके अंदर 4 सेक्शन के सब्जेक्ट आएंगे। जनरल इंग्लिश आएगा जिसके अंदर 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। थर्ड नंबर पे बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं तो ये जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और जो टाइम ड्यूरेशन होगा पूरे पेपर का वो होगा 90 मिनट। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो 120 मिनट दी गई हैं वो दी गई हैं जो भी आपके PWD कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए। तो ये आपका पेपर पैटर्न फर्स्ट की बात होगी। पेपर पैटर्न फर्स्ट के अंदर कोई अलग से क्वालिफाई करने की बात नहीं है, पूरा का पूरा पेपर में क्वालिफाई करने की बात होती है। और जो पेपर सेकंड है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। पेपर फर्स्ट होता है वो ओनली रिटन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। और उसके बाद में इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर 0.25 मार्क्स रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके काट लिए जाते हैं, यानी 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जो आपकी मेरिट बनती है वो भी पार्ट फर्स्ट, यानी जो रिटन एग्जाम है पार्ट फर्स्ट पेपर उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रिटन एग्जाम बनती है। सेकंड पेपर होता है वो आपका होता है डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपके 50 मार्क्स का होता है, जो 30 मिनट का होता है। और PWD कैंडिडेट के लिए वो 40 मार्क्स का होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको शॉर्ट एस्से या लेटर जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश और हिंदी या और भी कोई लैंग्वेज जो आप चूज करना चाहते हैं उस किसी लैंग्वेज के अंदर आप अपना शॉर्ट एस्से और लेटर लिख सकते हैं। ये क्वालिफाई नेचर का होता है और पेन एंड पेपर मोड होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि द पेपर सेकंड विल ओनली बी ऑफ क्वालिफाइंग, जो मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर सिलेबस की। तो सिलेबस है वो आपका पीडीएफ में पूरा का पूरा दिया हुआ है। जनरल इंग्लिश के लिए जो वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे के सारा, कॉमन एरर, ये सब इंग्लिश के अंदर आता है। सेकंड जनरल अवेयरनेस के अंदर इसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आप देख लेना। इसके अंदर वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, भारतीय संविधान, उसके बाद में इंडियन कल्चर, स्टैटिक वगैरह जितना भी सारा जो जनरल अवेयरनेस होता है वो इसके अंदर सेकंड पेपर में नहीं, सेकंड पार्ट में आता है। आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात हो रही है इसके अंदर। तो ये सारा का सारा जैसे स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी वगैरह, और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये सब इसके अंदर सेकेंड पार्ट में आती हैं। जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर मैथ्स आती है, कंप्लीट मैथ, जिसके अंदर डेसिमल, पार्टनरशिप, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे पूरा का पूरा सिलेबस इस पीडीएफ के अंदर दिया है, जहां से आप देख सकते हो। जो फोर्थ की बात करते हैं वो जनरल अवेयरनेस है। तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा इंडियन जियोग्राफी वगैरह, और जो वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन स्टैटिक्स, भारतीय संविधान, ये सब इसके अंदर फोर्थ पार्ट में जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसके अंदर आता है। तो ये सारा का सारा सिलेबस आप पीडीएफ में देख सकते हो। तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने फ्रेंड आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको सिलेबस होगा, किस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा, एज क्या होगी, और फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। जो फेज फर्स्ट होता है यानी पार्ट फर्स्ट होता है, इसके अंदर आपका रिटन एग्जाम होता है, और पार्ट सेकंड होता है डिस्क्रिप्टिव।
फर्स्ट पेपर आप दोगे, उसके बाद में आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी हर स्टेट वाइज। उसके बाद में आप सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई होगे। तो सेकंड पेपर आपको 50 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको क्वालिफाई करना है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये भी पार्ट फर्स्ट की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आएगी वो भी स्टेट वाइज आएगी। आप किसी भी स्टेट में क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स आ रहे हैं, राजस्थान में आपने क्वालिफाई नहीं किया लेकिन आपके मार्क्स आ रहे हैं, जैसे आपने कर्नाटक महाराष्ट्र के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आपको वहाँ भी जॉब मिल सकती है। मतलब प्रॉपर जिस स्टेट से कैंडिडेट बिलोंग करता है उस कैंडिडेट से उसे क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। वो किसी भी स्टेट से अगर कट ऑफ को क्वालिफाई करता है तो उसे उस स्टेट में नौकरी मिल जाती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने बता दिया फाइनल। और इसके अंदर जो आपका है फॉर्म अप्लाई करने का तरीका पूरा का पूरा इस पीडीएफ के अंदर दिया गया है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। पीडीएफ को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आप BNB स्टडी पॉइंट पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी बैंक और रेलवे से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे मिलती रहती हैं। जो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का, वो आप पीडीएफ में देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।